तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 1 की सीन 1 की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को। तो इस ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो है ना वो देना चाहूँगा, और वो जनरल सी एक बात है, वो मैं अपने चैनल से रिलेटेड ना आपको बताना चाहूँगा। तो मेरी जो तकरीबन आधी ऑडियंस है, मतलब आप समझ लें कि 60% जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान से है और 40% जो है वो इंडिया से है। तो जो मेरी इंडियन ऑडियंस है ना, उनके कमेंट पढ़ने के बाद जो मुझे एक चीज़ कॉमन मिलती है ना उनके कमेंट में, वो ये होती है कि वो कहते हैं कि सर आप जो है ना वो आपके वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको ना क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा इजी वर्ड्स के अंदर आपको समझा सकूँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई ज़्यादा उर्दू का डिफ़िकल्ट वर्ड है तो मैं उसकी ना साथ आपको इंग्लिश भी बता देता हूँ। लेकिन काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो कॉमन होते हैं, यूज़ होते हैं, लेकिन मे बी आपको समझ ना आए। तो मैं उसके लिए आपको यही सजेशन दूंगा कि बजाय इसके कि आप हर कमेंट में लिखें कि आप उर्दू बहुत डिफ़िकल्ट बोलते हैं या समझ नहीं आती, तो आप ऐसा किया करें कि वो वर्ड जो है वो कमेंट में लिख दिया करें, मैं उसका मीनिंग आपको क्लियर करके बता दिया करूँगा। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ उसका एक्सप्लेनेशन के अंदर ही मीनिंग बता दूँ, लेकिन कई बार रह जाती हैं चीज़ें। तो अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता तो आप कमेंट में पूछ लें, मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा। तो अब ना हम अपनी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है एक्ट 1 का सीन 1, और इसके ऊपर ना मैंने वैसे डिटेल के अंदर वीडियो बनाई हुई है, इसके कैरेक्टर एनालिसिस के ऊपर भी और इसकी समरी के ऊपर भी। तो वो अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको स्टोरी का काफ़ी आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप ये एक्सप्लेनेशन के ऊपर आइएगा तो आपको ये समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो सीन 1 है वीनस के अंदर, मतलब ये एक स्ट्रीट है, एक गली है। अब जो कैरेक्टर्स हैं स्टार्टिंग के अंदर वो है एंटोनियो, और उसके बाद उसके दो दोस्त हैं सेलेरिनो और सोलेनियो। इनको कंफ्यूज नहीं करना, इनके नाम जो है वो मिलते जुलते हैं। तो एक है सेलेरिनो, दूसरा है सोलेनियो, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन है एंटोनियो की। अच्छा, एंटोनियो कहता है इन सूथ, सूथ का मतलब होता है ट्रुथ, यानी अगर मैं सच कहूँ ना, आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, यानी मुझे नहीं पता मैं क्यों इतना सैड हूँ। अब एंटोनियो जो है वो यहाँ पे प्ले के स्टार्ट के अंदर बता रहा है कि मैं सैड फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं सैड फील क्यों कर रहा हूँ। इट वेरीज मी, और ये जो मेरे अंदर मतलब सैडनेस सी है ना जिसकी वजह मुझे नहीं पता, ये चीज़ वेरीज, वेरीज यानी ये मुझे परेशान कर रही है। यानी एक चीज़ है कि मैं उदास हूँ, सैड हूँ, लेकिन मुझे पता भी नहीं है कि मैं सैड क्यों हूँ। तो ये जो एक चीज़ है ना ये वेरीज मी, यानी ये मुझे खुद परेशान कर रही है। यू से इट वेरीज यू, यहाँ पे वो यू जो है ना, यहाँ पे वो अपने दोनों दोस्तों यानी सेलेरिनो और सोलेनियो को कह रहा है कि यानी सेलेरिनो और सोलेनियो, ये चीज़ मुझे तो परेशान करती है कि मैं सैड हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं सैड क्यों हूँ, लेकिन तुम लोग कहते हो कि ये चीज़ तुम्हें भी परेशान कर रही है कि तुम मुझे यहाँ पे सैड देख रहे हो और मैं तुम्हें वजह नहीं बता रहा मेरी सैडनेस की। अच्छा, बट लेकिन हाउ आई कॉट इट, इट यहाँ पे उसी सैडनेस की बात कर रहा है कि ये सैडनेस जो है मुझे ये कैसे मिली, फाउंड इट मतलब मुझे कैसे मिली या कैसे मैंने इसको पकड़ा, और केम बाय इट या मैं कैसे इसके पास आया, व्हाट स्टफ इट इज़ मेड ऑफ, और ये किस चीज़ से बनी है सैडनेस, वेयर ऑफ इट इज़ बोर्न, वेयर ऑफ का मतलब होता है ऑफ व्हाट या विच, यानी ये सैडनेस जो है ये किस चीज़ से पैदा हुई है। आई एम टू लर्न, मुझे अभी ये चीज़ जानना बाकी है, यानी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता मैं ये सैडनेस मेरे पास कैसे आई, मुझे कैसे मिली, मैं इसके पास कैसे आया, ये किस चीज़ से बनी है, ये कैसे पैदा हुई। तो इन सब वर्ड्स का मीनिंग एक ही है कि ये सैडनेस मेरे पास कैसे आई मुझे नहीं पता। एंड सच अ वांट विट, वांट विट कहते हैं बेवकूफ़, यानी वांट का मतलब होता है चाहना, विट यानी अकल, यानी ऐसा बंदा जिसको अकल की ज़रूरत होती है। तो एंटोनियो कहता है एंड सच अ वांट विट सैडनेस मेक्स ऑफ मी, और यानी देखो ये जो सैडनेस है इसने किस तरह से मुझे वांट विट बना दिया है। वांट विट यानी बेवकूफ़ बना दिया, यानी इस सैडनेस की वजह से देखने वाला बंदा मुझे ये समझता है कि मैं बेवकूफ़ और मुझे अकल की ज़रूरत है। दैट आई हैव मच एडू टू नो माई सेल्फ, यानी एडू का मतलब होता है परेशानी होना, डिफ़िकल्टी होना, यानी मुझे खुद को ही जानने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी यानी परेशानी जो है ना वो फेस करना पड़ रही है। यानी मैं सैड हूँ, मुझे नहीं पता मैं सैड क्यों हूँ, यानी मुझे अपने बारे में नहीं पता कि मेरी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो कैसी है, यानी मैं सैड हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं किस वजह से सैड हूँ। तो सेलेरिनो उसको जवाब दे रहा है, वो कहता है योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन। टॉसिंग का मतलब होता है जिस तरह से एक कश्ती होती है ना वो पानी के ऊपर झूलती है, कभी आगे कभी पीछे,
इस तरह से वो झूल रही होती है लहरों के ऊपर, लहरों के साथ वो मतलब तैर रही होती है, तो उसको कहते हैं टॉसिंग। तो अब यहाँ पे क्योंकि एंटोनियो जो है वो एक मर्चेंट है और उसका शिप्स का कारोबार है, यानी उसके जो जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हैं, वो पानी में गए हुए हैं सामान लेकर। तो अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी ये काफ़ी प्लेस के अंदर बात बताई है कि शेक्सपियर का ये स्टाइल है या काफ़ी राइटर का ये स्टाइल होता है कि जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही होती है वो उसी टॉपिक से रिलेटेड वोकैबुलरी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टॉसिंग का मतलब जो है ना, अब माइंड के लिए ये बात यूज़ हो रही है, लेकिन टॉसिंग का वर्ड यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे ओशन की बात हो रही है। तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश की जाती है। तो सैलारिनो कहता है कि एंटोनियो तुम्हारा जो दिमाग है ना वो समुद्र के ऊपर ही अटका हुआ है। टॉसिंग का मतलब होता है बल खाना, यानी जिस तरह से कश्ती जो होती है वो लहरों के ऊपर हिल रही होती है, उस तरह से तुम्हारा दिमाग जो है वो भी उस समुद्र में अटका हुआ है जिसमें तुम्हारे जहाज गए हैं। देयर, वहां पर, वेयर, जहां पर, यूर आर्गोसीज, आर्गोसीज यानी वो जो तुम्हारे सामान लेकर जहाज गए हैं ना वो, विद पोर्टली सेल, पोर्टली का मतलब होता है बड़े सुकून के साथ लहरों के ऊपर तैरना। ये पोर्टली का वर्ड शेक्सपियर ने सबसे पहले यूज़ किया था, जिसका मतलब होता है फुल ऑफ विंड, यानी एक जहाज़ जो होता है जब हवा के ज़रिए जो है ना वो चल रहा होता है पानी के अंदर सुकून के साथ, उसको कहते हैं पोर्टली, यानी बड़े सुकून के साथ। तो कहता है कि जहाँ पर, यानी वो जो समुद्र है ना जहाँ पर तुम्हारे बड़े बड़े जहाज़ जो हैं वो बड़े सुकून के साथ हवा की लहरों के साथ सेल यानी तैर रहे हैं, लाइक, और वो किस तरह से लग रहे हैं, लाइक सिग्नियर्स। सिग्नियर्स जो है ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है मिस्टर। तो यहाँ पे सिग्नियर का मतलब है कि मिस्टर यानी जो बड़े लोग होते हैं, जो हाई रैंक के लोग होते हैं, या लॉर्ड्स आप कह लें या किंग्स जो कह लें, जो बादशाह टाइप के लोग होते हैं वो। तो कहते हैं तुम्हारे जहाज जो है ना वो जो कि समुद्र के अंदर लॉर्ड्स की तरह, एंड रिच बर्गर्स, बर्गर्स का मतलब होता है किसी भी सोसाइटी के बोर्जियोसीज, यानी जो अपर क्लास होती है, लीड क्लास होती है वो, यानी तुम्हारे जहाज जो है वो लॉर्ड्स की तरह और लीड क्लास की तरह ऑन द फ्लड पानी के अंदर तैर रहे हैं। और या फिर उन्हें कहा जाए कि एज इट वर द पैगेंट्स ऑफ द सी। पैगेंट का क्या मतलब होता है, पैगेंट कहते हैं नुमाइश को या स्टेज को। अच्छा, क्या होता था कि जब ड्रामा स्टार्ट हुआ ना ब्रिटिश के अंदर, आप समझ लें कि ड्रामा की जो हिस्ट्री है जब वो स्टार्ट हुई, तो ड्रामा की हिस्ट्री के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो जाके आप देख लेना। ये जो बात मैं अभी करने जा रहा हूँ ना इसको आप उस वीडियो के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं। तो जब ड्रामास पहले चलते थे ना, ड्रामा ऐसे नहीं होता था, ड्रामास होते थे वो एक ग्रुप की फॉर्म में परफॉर्म किए जाते थे, यानी 10 से 15 ड्रामा होंगे और एक फेस्टिवल होता था जो कि 1 महीना या 1.5 महीने का होता था, और हर हफ्ते 2 से 3 ड्रामास जो होते थे वो परफॉर्म करवाए जाते थे, और हर ड्रामा जो होता था वो एक दूसरे से रिलेट करता था। तो क्योंकि अब जो ड्रामास होते थे ना वो एक जगह पे परफॉर्म नहीं करवाए जाते थे, वो टाउन टू टाउन जाके परफॉर्म करवाए जाते थे। तो उसके लिए क्या होता था कि अब ऐसे तो किया नहीं जा सकता था कि हर टाउन में जब बंदा जाए तो वहाँ पे जाके एक नया स्टेज बनाए और वहाँ पे फिर एक्टर जो है वो परफॉर्म करें। तो उसके लिए क्या होता था कि एक मोबाइल स्टेज होता था, यानी एक गाड़ी या इस तरह का कोई टाइप का ना स्टेज बनाया होता था जो कि मूवेबल होता था, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। तो उस टाइम के जो स्टेज होते थे ना उनको भी कहते हैं पैगेंट्स। पैगेंट्स तो मतलब नुमाइश, यानी जिसके ऊपर ड्रामा परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे सैलारिनो जो है वो कह रहा है कि तुम्हारे जहाज जो है ना वो समुद्र के अंदर उन स्टेजेस की तरह हैं जिनके ऊपर ड्रामा परफॉर्म किया जाता था, यानी जिनके ऊपर कोई चीज़ दिखाई जाती थी। डू ओवर पियर, अच्छा वो क्या करते थे, ओवर पियर। ओवर पियर होता है कि टॉवर की फॉर्म के ऊपर किसी के ऊपर डोमिनेंट नजर आना। तो कहता है कि तुम्हारे जहाज जो है ना वो ओवर पियर कर रहे हैं द पैटी ट्रैफिकर्स। पैटी यानी मामूली, यानी जो आम लोग हैं गुजरने वाले। आम यहाँ पे क्या मुराद है, ट्रैफिकर्स यानी तुम्हारे जो बड़े बड़े जहाज हैं ना जो समुद्र के अंदर चल रहे हैं, वो जो मामूली जहाज है ना बाकी उनके ऊपर ओवर पियर यानी उनके ऊपर साया किए हुए हैं, यानी उनको डोमिनेट किए हुए हैं। यानी जो छोटे छोटे जहाज तुम्हारे बड़े जहाज़ों को देखते हैं ना तो वो काफ़ी मतलब दंग रह जाते हैं। दैट, अच्छा वो जो छोटे जहाज है ना, दैट यहाँ पे दैट का मतलब है वो जो पैटी ट्रैफिकर्स, यानी वो जो छोटे जहाज है ना। कर्टसी, कर्टसी का मतलब होता है झुकना। टू दैम यानी तुम्हारे जहाज़ों को देखकर झुकते हैं। डू दैम रेफरेंस, उनकी इज्जत करते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है अदब करना, एहतराम करना, किसी की रिस्पेक्ट करते हुए, रिस्पेक्ट शो करने के लिए उसको झुक कर सलाम करना, तो वो होता है रेफरेंस। एज दे फ्लाई बाय दैम, अब यहाँ पे दे जो है ये बड़े जहाज़ों के लिए यानी एंटोनियो के जहाज़ों के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे भी आप ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह से एक ही लाइन के अंदर जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है ना, जैसे दैट है और दे है, वो किस तरह से चेंज हो रहा है। तो इसलिए आपको शेक्सपियर के जो प्लेज है ना उनको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना पड़ता है कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो मतलब प्रोनाउंस हैं ये किसके लिए यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि ये दैट जो है ये छोटे जहाज़ों के लिए यूज़ हो रहा है और ये जो दे है ये
बड़े जहाज़ों के लिए यूज़ हो रहा है। वैसे भी जब आप पूरी लाइन पढ़ेंगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ आइडिया हो जाना चाहिए कि ये प्रोनाउन किसके लिए यूज़ हुआ है। तो वो कहता है कि एज दे फ्लाई बाय दैम, यानी जब वो बड़े जहाज़ जो हैं वो दैम यानी उन छोटे जहाज़ों के पास से गुजरते हैं। फ्लाई का मतलब है कि यानी तेज स्पीड के अंदर जब वो गुजरते हैं ना, तुम्हारे बड़े बड़े जहाज़ उन छोटे जहाज़ों के बहरी जहाज़ यानी जो शिप्स हैं वो गुजरती हैं ना विद देयर वुवन विंग्स। वुवन का मतलब है कि जो कपड़े के बने हुए विंग्स। विंग्स का यहाँ पे मतलब है कि वो जो एक कपड़ा लगा होता है ना, एक जहाज होता है ना, उसके अंदर एक लंबा सारा आप समझ लें कि टॉवर सा होता है, खंबा सा होता है, जिसको मैस्ट कहते हैं। तो उसके साथ एक कपड़ा लगा होता है जो कि जिसकी जब हवा चलती है ना तो वो कपड़ा जो होता है वो शिप को मूव करने में मदद देता है। तो उसको यहाँ पे लिखा गया है वुवन विंग्स, यानी वो जो कपड़े वाले जो पर है ना जहाज के, उनके साथ जब तुम्हारे बड़े जहाज छोटे जहाज़ों के पास से तेज़ी के साथ गुजरते हैं ना, तो जो छोटे जहाज होते हैं ना वो झुक जाते हैं और उनका एहतराम करते हैं, यानी उनकी इज्जत करते हैं। सोलेनियो आगे से कहता है बिलीव मी सर, यानी सर मेरा यकीन करें, हैड आई सच वेंचर फोर्थ। अब सोलेनियो जो है ना वो एंटोनियो की सिचुएशन को ना एक फर्जी सिचुएशन बना के ना खुद के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेगा, आर्टिफिशियल सिचुएशन बना के। वो कहता है कि सर मेरा भी यकीन करें, अगर मेरे भी वेंचर, वेंचर का मतलब है कि इस तरह से, वेंचर वैसे इसका मतलब होता है दांव पर लगाना, तो यहाँ पे मतलब है वेंचर का कि जो बड़े बड़े जहाज है ना मेरे, जिनके ऊपर मेरा इतना कीमती सामान है, अगर मेरे भी ऐसे जहाज होते जो कि समुद्र में गए हुए हैं, जिनका मुझे खतरा है कि वो कभी भी डूब सकते हैं, उनको कोई भी नुकसान हो सकता है, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड। तो द बेटर पार्ट का मतलब है कि जो मेरा ज़्यादातर हिस्सा होना था ना अफेक्शंस, यानी मेरा जो लव का जो केयर का जो ज़्यादातर हिस्सा होना था ना, वो उन्हीं जहाज़ों के पास होना था जो कि अब्रॉड होने थे, यानी मेरे जो जहाज़ बाहर गए होने थे, मैंने ज़्यादातर उन्हीं के बारे में सोचते रहना था अगर मेरे साथ भी ऐसा होता है जैसा एंटोनियो तुम्हारे साथ है। आई शुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास टू नो। तो मैंने क्या करना था कि जब मेरे जहाज़ गए होने थे ना समुद्र में, तो मैंने बैठे हुए ना क्या करना था कि घास को ना ज़मीन में से ना निकाल रहे होना, जैसे बंदा बैठा होता है ना तो घास को खींच रहा होता है ज़मीन में से। तो कहता है कि मैंने भी ऐसे कर रहा होना था। अब ये भी ना एक ट्रिक होती है, वेयर सिट्स द विंड। इस पूरी लाइन का मतलब है कि मैंने भी ना घास को खींच रहे होना था ताकि मैं चेक कर सकूं कि हवा किस साइड पर चल रही है। यानी उस टाइम के अंदर 15 या 16 सेंचुरी के अंदर जो जहाज़ चलते थे तो उनका सारा जो डिपेंडेंसी होती थी वो हवा के ऊपर ही होती थी कि किस साइड को हवा चल रही है। अगर हवा उनके फेवर में है तो वो जल्दी पहुंच जाएंगे, अगर हवा उनके ऑपोजिट है तो उनको अपनी जगह पर मंजिल पर पहुंचने में देरी होगी। तो कहता है कि मैंने भी, अगर मेरा कोई जहाज़ ऐसे समुद्र में होता ना तो मैंने भी यहाँ पे सुकून से नहीं बैठे होना था, बल्कि घास को ना ज़मीन में से उखेड़ रहे होना था ये चेक करने के लिए, ताकि यानी मैं घास को उखाड़ता, अपने हाथ पे रखता और हवा के चलने से मुझे पता चलता कि हवा किस साइड पे है, जिससे मुझे आइडिया हो जाता कि हवा मेरे फेवर में है या नहीं है। अच्छा, पीरिंग इन मैप्स फॉर पोर्ट्स। अच्छा, पीरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ सर्च कर रहे होना, जैसे आप कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं बड़ी शिद्दत के साथ, उसको कहते हैं पीरिंग। यानी मैंने नक्शे खोल के बैठे होना था ताकि मैं उसके अंदर पोर्ट्स यानी जो बंदरगाहें हैं जहाँ पे जहाज़ जाके रुकते हैं, पीरियड्स का मतलब होता है लैंडिंग प्लेसेस जहाँ पे जहाज़ रुकते हैं, एंड रोड्स का मतलब है रूट्स, यानी जिन रस्तों से मेरे जहाज़ ने जाना था। तो मैंने मैप खोल के ना उन सब को ढूंढ रहे होना था कि मेरा जहाज़ कहाँ से जा सकता है, कहाँ से उसको खतरा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर रहे होना था अगर मेरा जहाज़ भी समुद्र में होता इस सामान के साथ। तो एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर, और हर वो चीज़ जो कि मुझे डरा सकती थी, मिसफॉर्चून टू माई वेंचर्स, या फिर मेरी जो वेंचर्स यानी मेरे जो जहाज़ हैं उनकी मिसफॉर्चून का एक रीज़न बन सकती थी। तो उन चीज़ों को ना आउट ऑफ डाउट, बिना किसी डाउट के ना मैं कह सकता हूँ कि उन चीज़ों ने ना वुड मेक मी सैड, उन्होंने मुझे उदास बना देना था। यानी हर वो चीज़ जिससे मुझे डर होना था कि ये चीज़ मेरे जहाज़ों को नुकसान पहुँचाएगी, उसने बिना किसी डाउट के, मैं तुम्हें कह देता हूँ कि उसने ना मुझे सैड कर देना था। ये यहाँ पे सोलेनियो कह रहा है। तो सेलेरिनो आगे से कहता है फिर से कि माई विंड कूलिंग माई ब्रोथ का मतलब होता है सूप। यानी फिर कहता है कि एक सिचुएशन ले लो कि मैं बैठा हुआ हूँ और मैं सूप पी रहा हूँ और मैं ना मतलब फूंके मार के ना उस सूप को ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ। वुड ब्लो मी टू एन एग का मतलब होता है फीवर, यानी मलेरिया टाइप का फीवर। व्हेन आई थॉट, जब मैंने सोचना था, व्हाट हार्म अ विंड टू ग्रेट माइट डू एट सी। कहता है कि फ़र्ज़ करो कि मैं ना एक जगह पे बैठा सूप पी रहा हूँ और जब अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आना था ना
कि समुंदर के अंदर जो चलने वाली हवा है वो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। सिर्फ इस सोच ने यानी इस थॉट ने ही क्या करना था कि मुझे बुखार दिला देना था, यानी मैंने कांप जाना था, मेरी पूरी रूह कांप जानी थी। अच्छा, आई शुड नॉट सी द सैंडी और ग्लास रन। जो सैंडी और ग्लास होते थे ना, ये मैं पिक्चर लगा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो मैंने क्या करना था, मैंने सुकून से बैठ के ना वो जो रेत वाला जो गिलास होता था जिसके अंदर से रेत ऊपर से नीचे आ रही होती थी और टाइम का अंदाज़ा होता था, तो मैंने उसको बैठ के सुकून से देख नहीं रहे होना था कि मतलब अब जब ये सारी मतलब जो सैंड है ये नीचे आएगी तो तब टाइम हो जाएगा और मेरे जहाज़ों ने आ जाना था, बल्कि बट आई शुड थिंक ऑफ शैलोज। लेकिन मैंने बैठे हुए ना शैलोज कहते हैं समुद्र के अंदर वो वाली जगह जहाँ पर ज़मीन जो होती है ना वो काफ़ी डीप नहीं होती, मतलब जहाँ पे ख़तरा होता है कि जहाज़ जो है वो अटक जाएगा क्योंकि ज़मीन नीचे लग जाती है जहाज़ के साथ। एंड ऑफ फ्लैट्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पर ऐसा एरिया जो कि ज़मीन से बाहर आ जाता है। कई बार होता है ना कि मतलब समुद्र के अंदर ऐसा एरिया होता है जो कि इतना डीप नहीं होता और अचानक जो है ना वो ज़मीन जो होती है वो अचानक बाहर आ जाती है। तो मैंने उन सब चीज़ों के बारे में बैठ के सोचना था। एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू डॉग्ड इन सैंड, और मैंने ना ख्वाबों में बैठ के ख्यालों में बैठ के अपने वेल्दी यानी वो जिसके ऊपर इतना मेरा कीमती सामान लदा हुआ है, एंड्रयू का मतलब है वो जो मेरा जहाज़ है, डॉग यानी स्टक, उसको मतलब डूबा हुआ या फंसा हुआ देखना था इन सैंड यानी रेत के अंदर। यानी मैंने बैठ के सोचना था कि कहीं ऐसा ना हो कि समुद्र के अंदर कोई ऐसी फ्लैट जगह आ जाए जो कि मतलब फ्लैट एरिया आ जाए जहाँ पे पानी ना हो और अचानक मेरा जहाज़ वहाँ पर फंस जाए। 1596 के अंदर ना जो ब्रिटिश थे ना, इंग्लिश थे, उन्होंने स्पेनिश के ना 2 जहाज़ पकड़े थे जिनमें से एक जहाज़ का नाम था एंड्रयू। और ये जो एक इवेंट था ना, ये एक ऐसा इवेंट था जिसने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की थी, तो इसीलिए शेक्सपियर ने इस नाम को यहाँ पे यूज़ किया है, एंड्रयू यानी जहाज़। अच्छा, तो मैंने ना अपने जहाज़ को डूबते हुए रेत के अंदर देखना था। वेलिंग हर हाई टॉप, वेलिंग का मतलब है कि लो करते हुए, हर हाई टॉप का मतलब है कि यानी उसकी जो बॉडी होनी थी जहाज़ के ऊपर वाला जो बड़ा खंबा होना था जो मैस्ट लगा होता है मतलब जहाज़ के अंदर, लोअर देन हर रिब्स, तो उस खंबे को मैंने नीचे गिरते हुए देखना था। टू किस हर ब्यूरियल, और अपने जहाज़ को टूटते हुए देखना था। किस हर ब्यूरियल जो है ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है डेथ। शुड आई गो टू चर्च, फिर कहता है और जब मैंने चर्च जाना था ना, एंड सी द होली एडिफस ऑफ स्टोन, एडिफस का मतलब है बिल्डिंग, यानी वो जो चर्च की स्टोन की बनी हुई, पत्थर की बनी हुई बिल्डिंग मैंने देखनी थी ना। एंड नॉट बी थिंक का मतलब है थिंक मीन स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक्स। तो कहता है कि क्या ऐसा नहीं होना था कि जब मैंने चर्च में जाना था और चर्च की वो जो पत्थर की बनी हुई बिल्डिंग जब मैंने देखनी थी, तो उसी टाइम मेरे दिमाग में उन डेंजरस चट्टानों का ख्याल यानी उन रॉक्स का ख्याल आ जाना था, विच जो के टचिंग बट माई जेंटल वेसल साइड, जिन्होंने बस हल्का सा मेरी अगर मतलब उस जहाज़ को टच भी कर लिया ना, जेंटल का मतलब है नोबल, यानी वो जो मेरा कीमती जहाज़ है अगर उसकी बॉडी को हल्का सा टच भी कर लिया ना उन डेंजरस रॉक्स ने, वुड स्कैटर, उन्होंने क्या करना था कि बिखेर देना था, ऑल हर स्पाइसेस यानी वो जो मसाले उस जहाज़ में होने थे, ऑन द स्ट्रीम, उस पानी के ऊपर। इनरोब का मतलब है कपड़े पहनाना, यानी इनरोब द रोरिंग वाटर्स, तो वो जो मतलब लंबी लंबी लहरें होनी थी पानी की, उनके ऊपर इनरोब यानी कपड़ा आ जाना था। किस चीज़ का? विद माई सिल्क्स, यानी मेरे जहाज़ के अंदर जो सिल्क वाला कपड़ा आ रहा था ना ट्रेड करके, तो वो वाला कपड़ा सारा उस पानी के ऊपर बिखर जाना था। अच्छा, एंड इन अ वर्ड, और अगर एक वर्ड के अंदर मैं कहूँ ना, बट इवन नाउ वर्थ दिस, यानी एक ऐसी चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, एंड नाउ वर्थ नथिंग, और थोड़ी देर में ही उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होनी थी। यहाँ पे वो अपनी उन चीज़ों की बात कर रहा है कि जो मतलब इतनी कीमती चीज़ें ट्रेड करके मेरे जहाज़ लेकर आ रहे होंगे ना, अगर वो एक बार भी उन डेंजरस रॉक्स के साथ मतलब कोलाइड कर गए ना, मतलब उनके साथ टच कर गए, तो होना क्या था कि उस जहाज़ के अंदर जो इतनी कीमती चीज़ें होनी थी ना, तो वो पानी में गिरने के बाद उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रहनी थी। अच्छा, shall I have the thought to think on this? And shall I lake the thought that such a thing be chanced would make me sad? Be chanced का मतलब है कि would happen, यानी कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है या मैं क्या ऐसा सोचूं कि shall I have the thought, यानी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया है तो think on this, कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ कि अगर मेरा जहाज़ गिर गया तो क्या होगा, यानी मेरे दिमाग में ये ख्याल तो आया है। एंड shall I lake the thought, और क्या मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आ सकता कि इन सब चीज़ों से, यानी ये जो मेरे दिमाग में ख्याल आए हैं, इनसे जो मेरे जहाज़ को नुकसान पहुँचेगा वो चीज़ मुझे कितना सैड करेगी। इन लाइन्स का मतलब ये है कि वो कहना चाह रहा है कि अगर मैं ये मान सकता हूँ ना
कि मेरे दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि मेरे जहाज़ के साथ क्या क्या बुरा हो सकता है, तो मैं ये ख्याल भी मान सकता हूँ कि मेरे दिमाग में ये जो आने वाले ख्याल हैं अगर ये सच हो गए तो ये कितना ज़्यादा मुझे सैड करेंगे। ये यहाँ पे वो कह रहा है। फिर कहता है बट टेल नॉट मी, यानी लेकिन मुझे तुम ये मत बताओ। आई नो एंटोनियो, यानी एंटोनियो तुम्हें मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। इज सैड टू थिंक अपॉन हिज मर्चेंडाइज, यानी एंटोनियो तुम जो हो ना वो अपने जहाज़ों के बारे में ही सोचकर सैड हो। अच्छा, अब एंटोनियो की बारी, वो अब जवाब दे रहा है। वो कहता है बिलीव मी, यानी मेरे दोस्तों मेरा यकीन करो। नो, मैं अपने जहाज़ों के बारे में सोचकर सैड नहीं हूँ। आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट, और इस चीज़ का जो क्रेडिट है ना वो मैं अपनी किस्मत को देता हूँ। यानी मैं अपने जहाज़ों के बारे में सोचकर परेशान नहीं हूँ, और इस चीज़ का जो क्रेडिट है वो मैं अपनी किस्मत को देता हूँ, क्योंकि माई वेंचर्स, यानी मेरा जो वो सामान है ना, आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड, वो मेरे एक जहाज़ के ऊपर नहीं है जिसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा हो। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने अपनी सारी जो जमा पूंजी है, जो सारी किस्मत है, जो सारे पैसे हैं वो एक ही जहाज़ के ऊपर लगा दिए हैं और वो जहाज़ पानी में है। नो टू वन प्लेस, और ना ही मैंने किसी एक जगह पर अपने सारे पैसे लगाए हैं। नॉर इज माई होल स्टेट, और ना ही मेरे जो सारे पैसे हैं, मेरी जो वेल्थ है, स्टेट का मतलब वेल्थ, अपॉन द फॉर्चून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर, और ना ही मेरी जो सारी दौलत है, जो वेल्थ है, वो सिर्फ इस साल की जो मेरी कमाई है ना उसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी अगर इस साल मुझे मुनाफा ना भी हो ना तब भी मुझे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर माय मर्चेंडाइज मेक्स मी नॉट सैड, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं अपने जहाज़ों की वजह से सैड नहीं हूँ। तो सैलानी आगे से कहता है वाई देन यू आर इन लव, अच्छा तो फिर ये होगा कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है तो इसलिए तुम सैड हो। तो एंटोनियो कहता है फाय नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो, नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि एंटोनियो कह रहा है कि चलो वो जो तुमने पहले मर्चेंडाइज वाली बात की वो तो चलो मैं किसी तरह से मान भी जाता, ये लव वाली बात तो छोड़ ही दो। मतलब ये तो कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि मैं लव की वजह से सैड हूँ। सैलानी आगे से कहता है नॉट इन लव नाइदर, नाइदर जो है ना और नॉट जो है ये दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं। और ये भी चीज़ शेक्सपियर के लिए कॉमन है कि वो एक ही लाइन के अंदर ना दो नेगेटिव जो है वो यूज़ करता था। तो इसका मतलब ये है कि मतलब तुम प्यार में भी नहीं हो, देन लेट अस से यू आर सैड, तो फिर हमें कहने दो कि तुम बस वैसे ही थोड़े टाइम के लिए सैड फील कर रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट मैरी, क्योंकि तुम इस टाइम खुश फील नहीं कर रहे इसलिए तुम सैड हो। एंड इट वर एज ईजी फॉर यू टू लाफ एंड लीव, लाफ एंड लीव का मतलब होता है इंजॉय करना यानी हल्ला गुल्ला करना। एंड से यू आर मैरी, यानी ये चीज़ भी तुम्हारे लिए आसान होगी कि तुम खुश हो और तुम बाद में कहते फिरो कि हाँ मैं खुश हूँ, बिकॉज क्योंकि यू आर नॉट सैड। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। वो कहना चाह रहा है कि देखो बात ऐसे है कि अगर तुम किसी वजह से सैड फील नहीं कर रहे ना तो इसका मतलब ये है कि बस तुम थोड़े से टाइम के लिए ना सैड हुए हो। यानी कई बार ऐसा होता है कि बंदा सैड होता है थोड़े से टाइम के लिए, उसको नहीं पता होता वो क्यों सैड है, और तुम सैड इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास खुशी की कोई वजह नहीं है। और अब ये सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिटली हो सकती थी, यानी तुम ऐसा भी हो सकता था कि तुम बहुत ज़्यादा खुश होते और तुमने सबको कहना था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि उस टाइम तुमने सैड नहीं होना था। तो ये दो सिचुएशंस है, यानी एक टाइम पे तुम सैड हो, तुमने कहना था कि मैं खुश नहीं हूँ, और दूसरे टाइम ना तुमने क्या करना था कि तुमने बहुत ज़्यादा खुश होना था और लोगों को कहना था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि उस टाइम तुमने सैड नहीं होना। तो ये यहाँ पे वो कह रहा है। फिर कहता है नाउ अब बाय टू हेडेड जेनस, जेनस जो है ये रोमन गॉड है जिसको कहते हैं कि टू हेडेड गॉड है जिसके दो सर हैं, और इसको सारी बिगनिंग का गॉड माना जाता है कि जिसने सब कुछ शुरू किया। या फिर इसको डोर्स और गेट्स का डोर भी माना जाता है, क्योंकि डोर जो होता है दरवाज़ा जो होता है उसकी दो साइड्स होती हैं, मतलब बाहर से खोलना और अंदर से खोलना, तो दो साइड्स होती हैं। तो इस तरह से ये जो जेनस गॉड है इसके भी दो सर हैं। तो उसके साथ यहाँ पे ना एंटोनियो को वो कंपेयर करते हुए कह रहा है कि वो जो रोमन का जेनस गॉड है ना जिसके दो सर हैं, उसकी मैं कसम खा के कहता हूँ कि नेचर हैथ फ्रेम्ड, नेचर ने काफ़ी ऐसे लोग बनाए हैं, स्ट्रेंज अजीब फेलोज लोग, इन हर टाइम यानी अपने वक्त के अंदर, यानी नेचर ने ना शुरू से लेकर अब तक ऐसे काफ़ी अजीब से लोग बनाए हैं। सम कुछ ऐसे लोग दैट जो कि विल करेंगे एवर मोर हमेशा के लिए, पीप, पीप का मतलब होता है झांकना, यानी आंखें हल्की सी बंद करके झांकना, थ्रू देयर आइज यानी अपनी आंखों से। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे आप समझ लें कि एक पिक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है ना, एंड लॉफ लाइक पैरट्स एट अ बैग पाइपर, यानी जिस तरह से एक तोता जो होता है ना वो एक बैग पाइपर होता है कि एक बैग पाइप ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको जो बजाता है उसको कहते हैं बैग पाइपर। तो जिस तरह से एक तोता जो होता है वो उस बैग पाइपर को देख कर हंसता है ना, उसी तरह से कुछ लोग जो होते हैं ना वो हमेशा क्या करते हैं
कि वो हमेशा हंसते रहते हैं। पीप थ्रू देयर आइज का मतलब यही है कि जब बंदा हंसता है ना तो उसकी आंखें हल्की सी बंद हो जाती हैं, मतलब हल्की सी क्लोज हो जाती हैं। तो उस तरह से वो कह रहा है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हर टाइम हंसते रहते हैं, जिस तरह से एक तोता जो होता है वो गाना बजाने वाले पाइप बजाने वाले आदमी को देखकर हंसता है। एंड अदर ऑफ सच विनेगर एस्पेक्ट, उसके ऑपोजिट अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ नेचर ने ऐसे लोग भी बनाए हैं जो कि विनेगर एस्पेक्ट है। विनेगर सिरके को कहते हैं, जिस तरह से सिरका जो होता है वो खट्टा होता है ना, तो एस्पेक्ट यानी उनकी नेचर ऐसी होती है सिरके की तरह, दैट के दे विल नॉट शो देयर टीथ इन वे ऑफ स्माइल, कि वो कभी भी अपने दांत शो नहीं करेंगे। जब भी वो खुश होंगे, स्माइल करेंगे ना, वो अपने दांत शो नहीं करेंगे, यानी वो ज़्यादा खुल के नहीं हंसेंगे। दो नेस्टर स्वेयर द जेस्ट बी लाफेबल, अगरचे जो नेस्टर है ना वो भी हंसने पर मजबूर हो जाए। अब नेस्टर कौन है? नेस्टर जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर जब ट्रॉय की जो जंग हुई थी ना, जो 10 साल चली थी, उसके अंदर जो ग्रीक्स थे ना जो कि ट्रॉय पर हमला करने गए थे, उनमें सबसे जो समझदार आदमी था ना, जो समझदार लीडर था, मतलब एक ऐसा बंदा जो कि जल्दी नहीं हंसता, जिसको छोटी छोटी बातों पर हंसी नहीं आती, मतलब उसको हंसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे सैलरिनो कंपेयर कर रहा है नेस्टर के साथ कि नेस्टर जो है वो भी एक ऐसी बात पर हंस पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि तब भी नहीं हंसते जब नेस्टर जो होता है वो हंस रहा होता है, मतलब इतना मुश्किल होता है उन लोगों को हंसाना। तो यहाँ पे इन लाइन्स के अंदर सैलरिनो ने 2 तरह के लोग बताए कि नेचर ने 2 तरह के लोग बनाए हैं, एक जो कि हर टाइम हंसते रहते हैं और एक जो कभी भी नहीं हंसते। अच्छा, इतने में क्या होता है कि इंटर बेसानियो, लोरेंजो एंड ग्रेटियानो, ये तीनों वहां पर आते हैं। ये भी एंटोनियो के दोस्त होते हैं। तो सोलानियो आगे से कहता है हियर कम्स बेसानियो, वो देखो बेसानियो आ रहा है, योर मोस्ट नोबल किन्समैन, यानी तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त। किन्समैन वैसे रिश्तेदार को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि करीबी, यानी किन्समैन यानी जिसके साथ खून का रिश्ता हो, तो यहाँ पे दोस्त ही है उसका वो। तो कहता है कि ग्रेटियानो एंड लोरेंजो, यानी तुम्हारा वो दोस्त बेसानियो आ रहा है, उसके साथ ग्रेटियानो और लोरेंजो भी हैं। फेयर ही वेल, इसलिए अलविदा, फेयर ही वेल का मतलब गुड बाय। वी लीव यू नाउ, अब हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं विद बेटर कंपनी, ऐसे लोगों के साथ जो कि हमसे भी अच्छे हैं। कौन? ग्रेटियानो, लोरेंजो और बेसानियो। तो फिर सैलरिनो आगे से कहता है आई वुड हैव स्टेड, यानी मैं यहाँ पे रुक जाता, यानी अगर ये लोग ना आते ना तो मैं यहाँ पे रुक जाता, टिल आई हैड मेड यू मैरी, यानी जब तक मैं तुम्हें यहाँ पे, क्योंकि तुम सैड हो एंटोनियो, और जब तक मैं तुम्हें यहाँ पे खुश ना कर देता तो मैं यहाँ पे ज़रूर रुकता। इफ़ अगर वर्दियर फ्रेंड्स के मुझसे भी तुम्हारे अच्छे जो दोस्त हैं ना, हैड नॉट प्रिवेंटेड मी, वो यहाँ पर ना आए होते और उन्होंने आकर मुझे यहाँ पर ना रोका होता ना, तो मैं यहाँ पर, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर रुकता और तुम्हें खुश करके जाता। लेकिन क्योंकि अब बेसानियो जो है वो तुम्हारा मेरे से भी अच्छा दोस्त है और वो आ गया है, तो इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तो एंटोनियो आगे से कहता है योर वर्थ इज वेरी डियर इन माई रिगार्ड, यानी मेरे दोस्त, यानी दोनों को कह रहा है कि सैलरिनो और सोलानियो, तुम जो हो ना अब बेसानियो, ग्रेटेनियो और लोरेंजो के सामने खुद को थोड़ा सा मेरे लिए नीचा समझ रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी जितनी इज्जत मैं तुम लोगों की जितनी इज्जत मैं बेसानियो, लोरेंजो और ग्रेटियानो की करता हूँ ना, उतनी ही इज्जत मैं तुम लोगों की भी करता हूँ। आई टेक इट योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू, इसलिए, यानी वो कहता, पहले इस लाइन में उसने कहा मेरे दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा इज्जत है, और ये जो तुम यहाँ पर अब मुझे छोड़ के जा रहे हो ना बेसानियो के आने पर, आई टेक इट, इसको मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि तुम्हें कोई अपना काम है, एंड यू एम्ब्रेस द ओकेजन टू डिपार्ट, और अब क्या कर रहे हो कि एम्ब्रेस का मतलब होता है यूज़ करना, यानी इस ओकेजन, यानी इस मौके को तुम क्या कर रहे हो कि यूज़ कर रहे हो यहाँ से जाने के। यानी कह रहा है कि तुम्हें ना अब कोई अपना कोई काम याद आ गया है और तुम बहाना ये लगा रहे हो कि बेसानियो जो है वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है और वो यहाँ पर आ गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम्हें खुद का कोई काम याद आया है इसलिए तुम यहाँ से जा रहे हो। तो सैलरिनो आगे से कहता है गुड मॉर्निंग माई गुड लॉर्ड्स, यानी वो उन तीनों को गुड मॉर्निंग कह रहा है। तो बेसानियो आगे से कहता है गुड सीनियर्स बोथ, व्हेन शैल वी लाफ, यानी आखिरी बार हम मिलकर कब हंसे थे। से व्हेन, यानी बताओ मुझे आखिरी बार हमने एंजॉय कब किया था। यहाँ पे बेसानियो जो है वो सोलानियो और सैलरिनो से पूछ रहा है। वो कहता है यू ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज, यानी तुम दोनों जो हो ना वो बहुत ज़्यादा अजीब अब होते जा रहे हो, अजीब हरकतें कर रहे हो। मस्ट इट बी सो, क्या ऐसा करना ज़रूरी है। यानी बेसानियो जो है वो भी अब सोलानियो और सैलरिनो से शिकायत कर रहा है कि यार अब मैं यहाँ पे आया हूँ और तुम लोग यहाँ से जा रहे हो, अब मुझे बताओ कि आखिरी बार हम जो सारे थे हमने मिलकर कब हल्ला गुल्ला किया था या कब हम हंसे थे। यानी जब भी मैं आता हूँ तुम यहाँ से चले जाते हो, तो ये ऐसा ठीक तो नहीं है, मतलब तुम ऐसा क्यों करते हो। तो सैलरिनो आगे से कहता है वी विल मेक आवर लेयर्स टू अटेंड ऑन योर्स, यानी बेसानियो से कह रहा है कि हम क्या करेंगे कि हमारा जो फ्री टाइम है ना उसको तुम्हारे फ्री टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करने की कोशिश करेंगे। एग्जीक्यूट सैलरिनो एंड सोलानियो, तो ये जो दोनों दोस्त थे एंटोनियो के वहाँ से चले गए। तो लोरेंजो की लाइन है, वो कहता है
माई लॉर्ड बेसानियो, यानी मेरे लॉर्ड बेसानियो, सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो, कि अब यहाँ पे लोरेंजो जो है वो अपने दोस्त बेसानियो से कह रहा है जिसके साथ वो आया है कि मतलब माई लॉर्ड बेसानियो, अब जबकि एंटोनियो आपको मिल गया है, वी टू विल लीव यू, हम दोनों ना आपको यहाँ से मतलब अकेला छोड़ रहे हैं, बट एट डिनर टाइम, लेकिन डिनर टाइम के टाइम ना आई प्रे यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हैव इन माइंड, अपने दिमाग में ये बात रखना, वेयर वी मस्ट मीट, कि हमें कहाँ पर मिलना है। यानी अभी तो हम आपको यहाँ पे एंटोनियो के पास छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन याद रखना कि डिनर के टाइम हमने क्या डिसाइड किया है कि हम कहाँ पे मिलेंगे, तो आपने ज़रूर वहाँ पे आना है। तो बेसानियो से कहता है आई विल नॉट फेल यू, हाँ मैं मतलब तुम लोगों को निराश नहीं करूंगा। तो ग्रेटिनो आगे से कहता है यू लुक नॉट वेल सीनियर एंटोनियो। तो अब ग्रेटिनो जो है वो एंटोनियो से पूछ रहा है कि एंटोनियो तुम ठीक नहीं लग रहे मुझे, यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड, यानी तुम जो हो ना वो दुनिया की बातों पे कुछ ज़्यादा ही मतलब फोकस कर रहे हो, या लोगों की बातों पे ना ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हो। दे लूज इट दैट डू बाय इट विद मच केयर, यानी वो लोग जो कि लोगों की बातों पर या दुनियावी बातों पर ना ज़्यादा फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं ना, वो लूज इट, वो इस दुनिया को भी खो देते हैं, यानी उनके पास जो खुशी होती है वो उसको भी खो देते हैं। यानी यहाँ पे उसके कहने का मतलब ये है कि हमें लोगों की बातों पर या इधर उधर की बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो हमारी जो थोड़ी बहुत खुशी होती है हमसे वो भी छिन जाती है। बिलीव मी, यानी एंटोनियो मेरा यकीन करो, यू आर मार्वलसली चेंज्ड, यानी तुम बहुत ज़्यादा बदले हुए दिखाई दे रहे हो। तो एंटोनियो कैसे कहता है आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड ग्रेटियानो, यानी ग्रेटियानो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस दुनिया को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ, यानी मेरे लिए ये दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसी किसी आम बंदे के लिए होगी। अ स्टेज, यानी ये एक स्टेज की तरह है, वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट, जहाँ पर हर आदमी जो है वो अपना एक पार्ट प्ले करता है। यानी मैं इस दुनिया को एक स्टेज की तरह समझता हूँ जिसके ऊपर एक प्ले परफॉर्म किया जाता है और हर आदमी जो है वो एक कैरेक्टर है, एंड माइन अ सैड वन, और मैं जो हूँ मेरा जो है वो एक सैड कैरेक्टर है, यानी मुझे एक दुखी कैरेक्टर मिला है इसलिए मैं तुम्हें दुखी लग रहा हूँ। अब ये जो लाइन है मे भी आपको ये जानी पहचानी लग रही हो, यहाँ पे तो सिर्फ ये इतनी सी लाइन यूज़ हुई है, लेकिन शेक्सपियर का जो एक और प्ले है आई थिंक, हाँ उसके अंदर एक कैरेक्टर होती है रोज़लिंड, तो वो प्ले का नाम मैं यहाँ पे लगा दूंगा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वो मिलता जुलता है, एज यू लाइक इट में भी शायद यही नाम है। हाँ, तो ग्रेटिनो की लाइन है वो कैसे कहता है लेट मी प्ले द फूल, यानी एंटोनियो ने कहा ना कि ये दुनिया एक स्टेज है और मेरा जो कैरेक्टर है वो सैड है, कि मतलब मैं दुखी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो ग्रेटिनो उसके जवाब में कह रहा है अगर तुम दुखी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो मैं फिर एक फूल का, यानी एक जोकर का, एक हंसाने वाले कैरेक्टर का रोल जो है ना वो प्ले करूँगा, विद मिर्थ एंड लाफ्टर, यानी खुशी के साथ और हल्ले गुल्ले के साथ, हंसी के साथ, लेट ओल्ड रिंकल्स कम, यानी अगर मुझे ये जो अपना टाइम है ना वो हंसते हुए गुजारनी पड़े ना, तो मैं हंसते हंसते रिंकल्स को भी सह लूँगा। यानी मैं चाहूँगा कि मेरी जो जवानी है ना, जवानी से बुढ़ापे तक का जो सफ़र हो वो हंसते हंसते हो, यानी अगर मेरी जवानी जो है वो बुढ़ापे तक हंसते हंसते गुजरी ना, तो बुढ़ापे में मुझे जो रिंकल्स आएंगे, झुर्रियाँ आएंगी चेहरे पर, वो भी मैं बर्दाश्त कर लूँगा। एंड लेट माई लिवर, और मेरा जो लिवर है ना, रादर हीट विद वाइन देन माई हार्ट कूल विद मोडिफाइंग ग्रोन्स, और मेरा जो लिवर है ना मैं चाहूँगा कि वो वाइन के साथ भर जाए, बजाय इसके कि मेरा दिल जो है वो आहों के साथ यानी सैड हो के वो कूल हो जाए। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि लिवर जो है ना इसको कंसिडर किया जाता था कि ये इमोशंस को, मतलब इमोशंस का जो फ्लो है ना वो लिवर से होता है, कि अगर आपका लिवर ठीक है तो आप खुश होंगे, अगर लिवर ठीक नहीं है तो आप खुश नहीं होंगे। तो यहाँ पे ग्रेटिनो जो है ना वो कहना चाह रहा है कि बजाय इसके कि मैं अपने हार्ट को यानी दिल को कूल कर लूँ, क्योंकि दिल जो होता है वो गर्म होता है हमेशा, क्योंकि उसमें खून पंप होता है ना, तो कहता है कि बजाय इसके कि मैं रो रो कर हमेशा आहें भर भर के सिसकियाँ ले लेके, और सिसकियाँ कौन सी, मोटिफाइंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि मतलब बंदे को शेम फील कराए या जो कि आपकी लाइफ को कम कर दे। ग्रोन्स का उस टाइम के अंदर ना ग्रोन्स जो होती थी यानी आहें जो होती थी, बंदा जब रोता है मतलब आहो पुकार करता है, तो ग्रोन्स को भी बिलीव किया जाता था कि एक बंदा जो है ना जब वो ग्रोन करता है यानी सिसकियाँ लेता है तो उसके दिल से जो खून है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पे हार्ट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, और ग्रेटिनो कह रहा है कि बजाय इसके कि मैं अपने दिल को ना रो रो कर दुख दर्द करके मातम करके ना उसको ठंडा कर लूँ, मैं चाहूँगा कि मैं अपने लिवर को यानी अपने जिगर को ना शराब पी के ख़राब करूँ। यानी दो चीज़ों के साथ यहाँ पे वो कंपेयर कर रहा है। कहता है अगर मुझे दो चॉइसेस मिले ना, कि एक ये कि मैं अपने दिल को रो रो कर ठंडा कर लूँ, और दूसरी ये कि मैं अपने जिगर को शराब पी के ख़राब कर लूँ,
या मतलब उसको हीट कर लूँ। तो कहता है कि मैं इनमें से ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना कि मैं अपने जिगर को शराब पी के ख़राब कर लूँ, मैं ये चूज़ करूँगा ज़्यादा। तो फिर कहता है वाई शुड अ मैन, यानी ऐसा क्यों है कि एक आदमी जो है हुज ब्लड, जिसका खून जो है इज वार्म, जो कि मतलब काफ़ी गर्म खून है। गर्म खून जो होता है ये जवानी की निशानी होती है। विद इन सिट लाइक हिज ग्रैंड्स आर कट इन एलाबेस्टर। कहता है कि ऐसा क्यों है कि एक ऐसा आदमी जिसका खून जो है वो वार्म है यानी ताज़ा है, वो जो कि जवान है, वो ऐसे क्यों बैठा होता है कि जैसे जिप्सम एक पत्थर होता है उसकी ख़ास टाइप होती है एलाबेस्टर। तो इसका मतलब होता है कि ग्रैंड साइड यानी ग्रैंड फादर, यानी एक आदमी जो कि अभी जवान है, उसका खून भी गर्म है, तो वो ऐसे क्यों बैठा होता है कि जैसे वो अपने ही दादा का एक पुतला है जिसको जिप्सम के मतलब पत्थर से तराश के रखा गया है। यानी एक पुतले की तरह क्यों वो बैठा होता है जो कि उसके दादा का पुतला होता है। स्लीप व्हेन ही वेक्स, यानी जब वो जगा होता है तो वो ऐसे क्यों लग रहा होता है कि जैसे वो अभी भी सोया हुआ है। एंड क्रीप इनटू द जॉइंटस, क्रीप का मतलब है रेंगना, यानी आहिस्ता आहिस्ता चले जाना, किसके अंदर, जॉइंटस। जॉइंटस यरकान को कहते हैं। बाय बीइंग पीविश, पीविश का मतलब होता है इरिटेशन, हर टाइम चिड़चिड़ा रहना। तो कहता है कि ऐसा क्यों होता है कि वो जो एक जवान आदमी है वो आहिस्ता आहिस्ता जॉइंटिस की जो बीमारी है उसको अपने ऊपर हावी कर लेता है, कैसे, हमेशा चिड़चिड़ा रहकर। जॉइंटिस जो है ना, ये भी बिलीव किया जाता है कि जो येलो बाइल होता है ना हमारे अंदर, जब वो ज़्यादा हो जाता है ना तो उसकी वजह से जॉइंटिस हो जाता है। अच्छा, फिर कहता है आई टेल दी व्हाट एंटोनियो, एंटोनियो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि आई लव दी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड टिस माई लव दैट स्पीक्स, और अब जो मैं बातें तुम्हें कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ ना, ये वो वाली बातें हैं जो कि मैं अपने प्यार की वजह से, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी केयर करता हूँ, इसलिए मैं ये सब बातें तुम्हें सुना रहा हूँ। फिर कहता है देयर आर सॉर्ट ऑफ मैन हुज विजेजेस डू क्रीम एंड मेटल लाइक अ स्टैंडिंग पॉन्ड, यानी काफ़ी ऐसे लोग होते हैं हुज विजेजेस, विजेज का मतलब होता है फेसेस, जिनके जो चेहरे होते हैं ना, फेस होते हैं, डू क्रीम एंड मेटल, मेटल का मतलब होता है कवर करना किसी चीज़ को, क्रीम का मतलब ये होता है कि दूध के ऊपर जो क्रीम होती है उसने दूध को कवर किया होता है। तो यहाँ पे दो मेटाफर्स यूज किए जा रहे हैं, लाइक अ स्टैंडिंग पॉन्ड, यानी एक जो तालाब जिसके अंदर पानी रुका हुआ होता है उसके ऊपर जिस तरह से जो स्कम होती है, जो फंजाई होती है, ग्रीन कलर की होती है, उसने जिस तरह से एक पॉन्ड को कवर किया होता है, या दूध के ऊपर जो क्रीम होती है उस क्रीम ने जिस तरह से दूध को कवर किया होता है, उस तरह से काफ़ी लोगों के जो चेहरे हैं ना वो लग रहे होते हैं। एंड डू अ विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन, और वो अपनी मर्जी से स्टिलनेस यानी साइलेंट रहते हैं, एंटरटेन यानी खुद को एंटरटेन करते हैं या खुद को एक साइलेंट बिहेवियर के अंदर रखते हैं, यानी हमेशा खामोश रहते हैं विद पर्पस। और उनका पर्पस क्या होता है, टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन ऑफ, ताकि वो एक ऐसी रेपुटेशन हासिल कर सकें। ओपिनियन का मतलब होता है रेपुटेशन, यानी अपनी इज्जत बना सकें, किस मामले में, ऑफ विजडम, ताकि लोग उनको समझें कि वो विजडम वाले हैं यानी अकल वाले हैं, ग्रेविटी यानी वो काफ़ी समझदार हैं, ग्रेविटी यानी सीरियस रहने वाले। एंड प्रोफाउंड कंसीट, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीपली, कंसीट यानी थॉट, यानी कुछ लोग जो होते हैं ना वो जानबूझकर खामोश रहते हैं और ऐसी इज्जत कमाने की, ऐसी रेपुटेशन जो है ना वो ओन करने की कोशिश करते हैं जिसमें दूसरे लोग उनको समझें कि ये बहुत ज़्यादा समझदार हैं, सीरियस रहने वाले हैं और बहुत ज़्यादा डीपली सोचने वाले हैं। एज हु शुड से, यानी वो ऐसे लोगों की तरह रहते हैं कि जो कि शायद कहते हों कि आई एम सर ओरेकल, यानी वो ऐसे लोग होते हैं जो कि शायद जिनको देख के ऐसे लगे कि वो कह रहे हैं कि मैं सर ओरेकल हूँ। ओरेकल कहते हैं ना कि जो फ्यूचर के बारे में बताता है, तो कहता है कि वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो कह रहे हों कि मैं सर ओरेकल हूँ। एंड व्हेन आई ओप माई लिप्स, और जब मैं अपने होंठ खोलूँ यानी जब मैं कुछ बोलूँ ना, लेट नो डॉग बार्क, तो कोई भी कुत्ता जो है वो भौंकना नहीं चाहिए। इस लाइन का मतलब ये है कि वो लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सियाने हैं, उनको सब कुछ पता है, और जब वो बात करें, जब वो फ्यूचर के बारे में बताएं ना, तो कोई भी आदमी उनके सामने मुंह ना खोले। ओ माई एंटोनियो, यानी मेरे एंटोनियो दोस्त, आई डू नो ऑफ दीज दैट देयरफॉर ओनली आर रेप्यूटेड वाइज, कहता है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, दैट देयरफॉर, क्योंकि ये लोग जो है ना ओनली आर रेप्यूटेड, यानी इन लोगों की इज्जत इसलिए है, रेपुटेशन इसलिए है, वाइज यानी ये लोग अक्लमंद इसलिए कहलाए जाते हैं, फॉर सेइंग नथिंग, क्योंकि ये हमेशा चुप रहते हैं, अपना मुंह बंद रखते हैं। व्हेन, और अगर कभी ऐसा हो गया ना कि एक समझदार आदमी जिसको लोग समझदार कहते हैं वो अपना मुंह बंद रखता है कि आई एम श्योर, वेरी श्योर, यानी मुझे पक्का यकीन है कि अगर कभी ऐसा हुआ ना कि इफ़ दे शुड स्पीक, अगर एक ऐसा आदमी जो कि हमेशा चुप रहता है वो बोल पड़ा ना, वुड ऑलमोस्ट डैम दोज ईयर, वो उन कानों को डैम कर देगा। डैम का मतलब होता है कि किसी मतलब बर्बाद हो जाना,
कि एक बंदा जो है वो मतलब उसने गुनाह किया और वो जहन्नुम में चला गया है। ये यहाँ पे कैसे इसका मतलब है वो आगे वाली लाइन से मैं आपको बताता हूँ। कहता है कि अगर एक आदमी जो कि हमेशा सियाना बना रहता है वो अगर बोले ना तो वो उन लोगों को बर्बाद कर देगा, उन लोगों के कानों को बर्बाद कर देगा विच जो कि हेयरिंग देम, जो कि उन्हें सुनेंगे, वुड कॉल देयर ब्रदर्स फूल्स, और सुनते ही उन सियाने लोगों को कहेंगे कि तुम तो बेवकूफ़ हो। अब ये जो लाइन है ना, वुड कॉल देयर ब्रदर्स फूल्स, ये न्यू टेस्टमेंट से यानी बाइबल से ली गई लाइन है। बाइबल के अंदर ये लाइन है। इसी तरह से जब ये सियाने लोग बोलते हैं तो वो जो इनको सुन रहे होते हैं वो इनको जो बेवकूफ़ कहते हैं। तो इससे ये होता है कि क्योंकि उन्होंने पहले उनको भगवान माना होता है, एक तरह से सियाने माना होता है, और जब वो देखते हैं कि ये तो बेवकूफ़ हैं तो इससे होता क्या है कि दूसरे लोगों के सामने वो जहन्नुम में जाने वाले हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इन सियाने लोगों को बेवकूफ़ कहा होता है। फिर कहता है आई विल टेल दी मोर ऑफ दिस एन अदर टाइम। इन सब बातों के बारे में ना मैं फिर कभी तुम्हें और ज़्यादा बताऊंगा, बट लेकिन अब फिश नॉट विद दिस मेलनकली बेट। अब बेट कहते हैं चारा, जिस तरह से मछली पकड़ने के लिए जो मतलब कांटा होता है उसके अंदर चारा लगाया जाता है ना, तो उसको कहते हैं बेट। तो फिर कहते हैं कि तुम अब क्या करो कि फिश नॉट यानी मछली ना पकड़ो विद दिस मेलनकली बेट। अब यहाँ पे उसकी सैडनेस को ना वो कंपेयर कर रहा है किसके साथ, मछली और कांटे के साथ, कि यानी तुम अब क्या कर रहे हो कि तुमने ना अपना जो कांटा है ना उसके ऊपर उदासी लटकाई हुई है और तुम मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, यानी सियाने बनने की कोशिश कर रहे हो। फॉर दिस फूल गर्जियन दिस ओपिनियन। गर्जियन जो है ना ये एक फिश होती है जो कि आसानी से पकड़ी जाती है। ये ना एक ऐसी फिश होती है कि जब आप कांटा डालते हैं ना तो ये बड़ी आसानी के साथ पकड़ी जाती है, बेवकूफ़ सी होती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, यानी ये ऐसी फिश है जो कि आसानी से पकड़ी तो जाती है लेकिन मार्केट में इसका कोई इतना रेट नहीं होता। इसलिए जो मछुआरे होते हैं ना वो इसी फिश को ना बाद में पकड़ के चारा बना के फिर से पानी में डाल के बड़ी मछली पकड़ते हैं। तो वो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि एंटोनियो तुम जो हो ना वो इस उदासी को लेकर ना मछली पकड़ने की इस उदासी को ना चारा बनाकर मछली पकड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ जो है ना वो ये गर्जन जो मछली है ना यही आएगी। यानी ये जो रेपुटेशन है ना जो कि तुम इस उदासी वाले चेहरे से कमाओगे ये बिल्कुल उसी मछली की तरह फूल है जो कि बड़ी आसानी के साथ पकड़ी जाती है। फिर कहता है कम गुड लोरेंजो, यानी प्यारे लोरेंजो आ जाओ, फेयर यू वेल अ व्हाइल, यानी अब मैं तुम लोगों को कुछ देर के लिए गुड बाय कह रहा हूँ। आई विल एंड माई एक्सोर्टेशन आफ्टर डिनर, यानी मैं डिनर के बाद अपना ये जो लेक्चर या सर्मन जो है इसको मैं कंप्लीट करूँगा, यानी खुतबे को कंप्लीट करूँगा। तो लोरेंजो कहता है वेल वी विल लीव यू देन टिल डिनर टाइम। तो लोरेंजो कहता है कि ठीक है एंटोनियो और बेसानियो, हम जो है ना वो यहाँ पर तुम दोनों को डिनर टाइम तक छोड़कर जा रहे हैं। आई मस्ट बी वन ऑफ दीज सेम डम वाइज मैन फॉर ग्रेटियानो नेवर लेट्स मी स्पीक। लोरेंजो फिर यहाँ से अलग से लाइन कह रहा है कि मैं बिना उन बेवकूफ़ लोगों जैसा हूँ जो कि अपने आप को वाइज शो करवाते हैं, क्योंकि ग्रेटियानो जो है मैं जब भी इसके साथ होता हूँ तो ये मुझे बोलने नहीं देता, क्योंकि अभी भी ग्रेटियानो ने कहा कि ये जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना ये ज़्यादा नहीं बोलते और ख़ुद को ऐसे शो करवाते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा वाइज हैं, और मैं भी इन लोगों की तरह ही हूँ क्योंकि ग्रेटियानो मुझे भी बोलने नहीं देता। तो ग्रेटियानो आगे से कहता है वेल कीप मी कंपनी बट 2 years more, यहाँ पे मो का मतलब मोर है। तो ग्रेटियानो कहता है कि लोरेंजो अगर तुम ये बात करते हो ना तो मैं तुम्हें कहूँगा कि सिर्फ 2 साल तुम मेरे साथ रहो। Thou shalt not know the sound of thine own tongue, यानी तुम अपनी जबान को ही भूल जाओगे। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा इंटरटेन करूँगा, इतना ज़्यादा मैं तुम्हारे सामने बोलूँगा कि तुम भूल जाओगे कि तुम्हें खुद भी बोलना ही है, तुम्हारी भी जुबान है बोलने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें बोलने ही नहीं दूंगा। तो एंटोनियो कहता है फेयर जी वेल, यानी अलविदा, आई विल ग्रो अ टॉकर फॉर दिस गियर। गियर का मतलब है एडवाइस, तो टॉकर का मतलब है कि यानी मैं खुद को थोड़ा सा बात करने का आदी बनाऊंगा, यानी मैं थोड़ी सी ना बातचीत करने की कोशिश करूंगा तुम्हारी इस एडवाइस के बाद। तो ग्रेटियानो कहता है थैंक्स इन फेथ, यानी बहुत बहुत शुक्रिया, सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल, यानी क्योंकि जो खामोशी होती है ना वो सिर्फ उस आदमी को जचती है। कमेंडेबल यानी काबिल तारीफ या एक्सेप्टेबल। इन अ नीड्स टंग, नीड कहते हैं ऑक्स, यानी बैल जो होता है, यानी एक बैल टंग ड्राइड, यानी जब एक बैल जो होता है उसकी जुबान को पका कर टेबल पर रखा होता है ना तो उस टाइम वो जो बैल होता है तब उसकी जुबान जो होती है वो चुप रहे, ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। एंड अ मेड नॉट वेंडेबल, वेंडेबल कहते हैं ऐसी चीज़ जिसको आप खरीद सकते हो, जो कि इस काबिल हो कि जिसको आप परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे नॉट वेंडेबल का मतलब है ऐसी चीज़ जिसको परचेज नहीं कर सकते। मेड यानी लड़की, यहाँ पे मतलब है कि एक ऐसी लड़की जिसकी एज हो गई है और अब उसकी शादी नहीं हो रही, यानी उसको हस्बैंड नहीं मिल रहा। तो इस टाइम का मतलब ये है कि खामोशी जो है ना वो सिर्फ उन लोगों को जचती है, एक तो ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसको हस्बैंड नहीं मिल रहा, और एक ऐसा बैल जिसको मारने के बाद उसकी जुबान जो है पकाकर उसको खाने के टेबल पर रखा गया है।
तो एग्जीक्यूट, ग्रेटियानो एंड लोरेंजो, तो ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एंटोनियो कहता है इज दैट एनीथिंग नाउ, यानी अब एंटोनियो जो है वो ग्रेटियानो की बात पर गौर करते हुए कह रहा है कि क्या ग्रेटियानो की जो बात है उसका कोई मुंह सर है, मतलब उससे मुझे कोई समझ नहीं आई। तो बेसानियो आगे से कहता है ग्रेटियानो स्पीक्स एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग, यानी ग्रेटियानो जो है ना वो बहुत फजूल बातें करता है। मोर देन एनी मैन इन ऑल वीनस, यानी वीनस में ना सब आदमियों से ज़्यादा फजूल बातें ग्रेटियानो करता है। हिज रीजंस, यानी उसकी जो रीजंस होती हैं, यानी उसकी कोई भी बात की जो दलीलें होती हैं ना, आर एज टू ग्रेन्स ऑफ व्हीट, वो गंदम के ऐसे दो दानों की तरह है, हिड जिनको छुपाया होता है, इन टू बुशल्स ऑफ चाफ, चाफ कहते हैं भूसा, बुशल्स यानी ढेर, यानी भूसे का जो ढेर होता है ना, जैसे कहते हैं कि भूसे के ढेर में अगर सुई गिर जाए तो ढूंढना मुश्किल होता है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भूसे के ढेर के अंदर जो दो गंदम के दाने होते हैं ना, उन दानों की तरह उसके रीजंस, यानी उसकी जो दलीलें होती हैं ना ग्रेटियानो की, वो हैं। यू शैल सीक ऑल डे एर यू फाइंड दैम, यानी तुम उसकी दलीलों के ऊपर, रीजंस के ऊपर सारा दिन गौर करते रहो और अचानक तुम्हें जाके समझ आती है वो बात कि इसने अभी बात क्या कही है। एंड व्हेन यू हैव देम, और जैसे ही तुम्हें वो बात समझ आती है, दे आर नॉट व्हाट द सर्च, तो फिर तुम्हें पता चलता है कि वो दलीलें जो हैं वो तो किसी काम की नहीं है। यानी तुमने सारा दिन लगा के जो उनके ऊपर अपना मत्था खपाया, इतना मतलब दिमाग खपाया और उनको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एंड पे आगे तुम्हें पता चला कि ये तो हमें चवली मारी है ग्रेटियानो ने, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एंटोनियो आगे से कहता है वेल टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज द सेम टू होम यू स्वोर अ सीक्रेट पिलग्रिमेज। तो अब एंटोनियो बेसानियो से पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि वो कौन सी लड़की है कि जिसको तुम सीक्रेटली पिलग्रिमेज, यानी उसके पास जाना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो। पिलग्रिमेज वैसे कहते हैं कि किसी होली प्लेस को विजिट करना। तो यहाँ पे पिलग्रिमेज का वर्ड यूज़ करके ना एंटोनियो में बताना चाह रहा है कि बेसानियो के लिए वो लड़की जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वो एक डिवाइन लेवल पे ना उसकी इंपॉर्टेंस है बेसानियो के लिए। तो फिर कहता है दैट यू टुडे प्रॉमिस टू टेल मी ऑफ, यानी मुझे उस लड़की के बारे में बताओ जिसको तुम सीक्रेटली मिलना चाहते हो और जिसके बारे में बताने के लिए तुमने मुझे आज वादा किया था कि तुम मुझे उसके बारे में बताओगे, तो बताओ मुझे। तो बेसानियो से कहता है इट इज नॉट अननोन टू यू एंटोनियो, एंटोनियो ये बात तुमसे छुपी नहीं है कि हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माई स्टेट, कि मैंने अपनी दौलत किस तरह से उड़ाई है, बाय समथिंग, समथिंग का मतलब समवट, यानी कुछ, शोइंग अ मोर स्वेलिंग पॉट, पॉट का मतलब स्टाइल यानी बिहेवियर, स्वेलिंग का मतलब है कि ऐसा बिहेवियर जो कि मेरा था ही नहीं, स्वेलिंग का मतलब है कुछ ज़्यादा ही आलीशान, मतलब एक लीड क्लास से खुद को शो करना जबकि मैं था ही नहीं। देन माई फेंट मीन्स, फेंट मीन्स का मतलब है मीन्स यानी मेरे जो पैसे थे फेंट जो कि बहुत थोड़े थे, वुड ग्रांट कंटिन्यूएंस, जो कि मतलब मुझे इजाज़त ना देते। यानी कहता है कि तुम जानते हो एंटोनियो कि मैंने ना क्या किया है कि खुद को ना एक ऐसा बिहेवियर दिखाकर जो कि मेरा था भी नहीं, और जिस बिहेवियर की मेरे पास पैसे थे उन्होंने कभी भी मुझे इजाज़त नहीं देनी थी, वो दिखाकर मैंने कितनी ज़्यादा फजूल खर्ची की है। नो डू आई नाउ मेक मोन टू बी एब्राइड, एब्राइड का मतलब होता है जब कोई चीज़ छिन जाती है, मोन का मतलब होता है रोना धोना करना, मातम करना। फ्रॉम सच अ नोबल रेट, नोबल रेट यानी अब जो मैं इतनी ज़्यादा नोबल रेट यानी इतनी ज़्यादा हाई पोजीशन थी मेरी, जो कि मैं पैसे मतलब खर्च करके मैंने बनाई थी, अब जो मुझसे छीन गई है, तो मैं उस चीज़ के छीनने पर बिल्कुल भी ज़्यादा अफसोस नहीं कर रहा। बट लेकिन माई चीफ केयर, मेरी जो सबसे बड़ी जो इंटेंशन है ना, जो अब इरादा है मेरा, वो क्या है कि इज़ टू कम फेयरली ऑफ। कम फेयरली ऑफ जो है यहाँ पे ये है कम ऑफ फेयरली, यानी कि मैं बाहर आ जाऊँ आराम के साथ फ्रॉम द ग्रेट डेट्स, उन सब कर्ज़ों से, वेयर इन जिनके अंदर माई टाइम, यानी माई टाइम का मतलब है मेरी यूथ, यानी जो कि मैंने अपनी जवानी में, वैसे वो अब भी जवान है लेकिन थोड़े टाइम पीछे की बात कर रहा थी जब वो फजूल खर्ची करता था, कि जब मैंने अपनी जवानी में समथिंग टू प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब होता है फजूल खर्ची, यानी कुछ ज़्यादा ही फजूल खर्ची करके हैथ लेफ्ट मी गैग, गैग यानी फंसा दिया। कहता है कि मेरा जो सबसे बड़ा मिशन है ना वो अब ये है कि मैं खुद को उन कर्ज़ों से बाहर निकाल दूँ जो कि मैंने अपनी जवानी के अंदर बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करके खुद को जिनके अंदर फंसाया था। टू यू एंटोनियो, तुम जो हो ना एंटोनियो, आई ओ द मोस्ट, एंटोनियो तुम्हारा मैं बहुत बड़ा कर्जदार हूँ, इन मनी यानी पैसों में, एंड इन लव और प्यार में, यानी तुमने मुझे पैसे भी दिए हैं और प्यार भी दिया है। एंड फ्रॉम योर लव, और तुम्हारे लव से, आई हैव अ वारंटी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, वारंटी देता हूँ टू अनबर्डन, कि मैं अपनी सारी बातें खोलकर तुम्हें बता सकूँ। ऑल माई प्लॉट्स एंड पर्पसेस, मेरे जो जितने भी प्लान हैं और जितने भी मेरे पर्पस है ना,
हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल द डेट्स आई ओ। यानी यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरे ऊपर जितना भी कर्जा चढ़ा हुआ है ना, उस कर्जे को किस तरह से अब मैं उतारने की कोशिश करूँगा, वो सारी बातें जो है ना वो तुम्हें मैं बता दूँ। इस चीज़ की अब मुझे गारंटी है। वो गारंटी कैसे है कि जो तुम्हारा मेरे लिए प्यार है और जो तुमने मुझे पैसे दिए हैं उन सब से मैं ये मतलब मेरे पास ये वारंटी है कि मैं ये सारी बातें तुम्हें बता सकूँ। तो आगे से कहता है आई प्रे यू गुड बेसानियो, यानी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ बेसानियो, लेट मी नो इट, मुझे बताओ वो बात। एंड इफ इट स्टैंड, और अगर वो बात ऐसी हुई एज यू योरसेल्फ स्टिल डू, यानी अगर वो बात इतनी ही अच्छी हुई जितने अच्छे तुम हो मेरे लिए, विद इन द आई ऑफ ऑनर, कि जितनी ज़्यादा इज्जत मैं तुम्हारी करता हूँ, अगर वो बात भी इतनी ज़्यादा इज्जत करने के काबिल हुई ना, बी एश्योर्ड, तो ये बात जान लो कि माई पर्स, कि मेरे जो पैसे हैं, माई पर्सन, मैं खुद जो हूँ, माई एक्सट्रीमेस्ट मीन्स, और मेरी जितने भी दौलत है, एक्सट्रीमेस्ट मीन्स का मतलब होता है कि जितनी भी ओवरऑल मेरे पैसे हैं ना, लाई ऑल अनलॉक टू योर ओकेजन्स, ओकेजन्स यानी यूज़, कि वो तुम्हारे लिए मैंने सामने रखे हुए हैं, अगर तुम्हारा वो जो रीज़न है वो मुझे अच्छा लगा तो बेसिकली से कहता है इन माई स्कूल डेज, यानी मेरे स्कूल के दिनों के अंदर ना, व्हेन आई हैड लॉस्ट वन शाफ्ट, शाफ्ट यानी तीर, यानी जब मेरा एक तीर खो जाता था ना, आई शूट हिज फेलो ऑफ द सेम सेल्फ फ्लाइट, तो मैं क्या करता था कि अपना एक और तीर जो कि बिल्कुल उसी तरह से होता था, सेल्फ सेम फ्लाइट, बिल्कुल उसी फ्लाइट के अंदर जिस तरह से, यानी मैंने पहले तीर चलाया था बिल्कुल उसी तरह से वो तीर मैं चलाता था, द सेल्फ सेम वे, उसी डायरेक्शन के अंदर, विद मोर एडवाइस टू वॉच, और इस बार मैं क्या करता था कि बड़े ध्यान से उस तीर को देखता था, टू फाइंड द अदर फोर्थ, ताकि मैं वो जो पहले वाला मेरा तीर है जो कि दूर पड़ा है, फोर्थ यानी जो परे पड़ा है, उसको मैं ढूंढ सकूँ। यानी स्कूल के दिनों के अंदर जब मैं तीर अंदाजी करता था, तीर चलाता था, तो जब मेरा एक तीर घूम जाता था ना, तो मैं दूसरा तीर निकालता था और उसको भी उसी पोटेंशियल के साथ, उसी फोर्स के साथ, उसी डायरेक्शन के अंदर मैं उस तीर को मारता था और बड़े ध्यान से उस दूसरे तीर को देखता था, ताकि जो मैंने पहले तीर चलाया है वो मुझे मिल जाए। ये भी कॉमन प्रैक्टिस होती थी कि अगर आपका एक तीर घूम गया है ना, तो दूसरा तीर भी उसी स्टाइल के अंदर चला के देखें, जहाँ पे जाके वो गिरेगा तो पहला तीर भी वहीं पे पड़ा होगा। तो उसी चीज़ का यहाँ पे रेफरेंस दे रहा है बेसानियो। और कहता है एंड बाय एडवेंचरिंग बोथ, और अपने दोनों तीरों को मैं दाव पर लगा करना, आई ऑफ फाउंड बोथ, मुझे दोनों तीर मिल जाते थे। आई अर्ज दिस चाइल्डहुड प्रूफ, यानी मैं ये बचपन का वाकया तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ, अर्ज का मतलब प्रेजेंट करना यानी सुनाना, बिकॉज क्योंकि व्हाट फॉलोज इज प्योर इनोसेंस, क्योंकि इसके बाद जो मैं तुम्हें बात बताने वाला हूँ वो भी मेरे उस बचपन के उस इवेंट की तरह है, यानी वो भी एक समझ लो कि बच्चों वाली बात है। आई ओ यू मच, यानी मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा कर्जदार हूँ, मैंने तुम्हारे बहुत ज़्यादा पैसे देने हैं। एंड लाइक अ विलफुल यूथ, और एक विलफुल का मतलब होता है कि एक लापरवाह बच्चे की तरह, नौजवान की तरह मैंने क्या किया है कि दैट विच आई ओ इज लॉस्ट, यानी मैं जितने भी मैंने तुम्हारे पैसे देने थे वो सब मैंने गवा दिए हैं। बट लेकिन इफ़ यू प्लीज़, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लगे ना, टू शूट अनदर एरो दैट सेल्फ वे, कि एक और तुम एरो चला सको बिल्कुल उसी डायरेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि एंटोनियो ने जो बेसानियो को पैसे दिए थे ना, उस चीज़ को, उस प्रोसेस को वो कंपेयर कर रहा है तीर चलाने के साथ। वो कहता है कि तुमने जो मुझे पैसे दिए थे उसका मतलब ये था कि तुमने एक बार तीर चलाया था जो कि गुम गया, यानी मैंने तुम्हारे पैसे गवा दिए। अब क्या करो कि अगर तुम दूसरा भी तीर चलाओ ना, विच यू डिड शूट द फर्स्ट, कि जैसे तुमने पहला तीर चलाया था, आई डू नॉट डाउट, तो मुझे बिल्कुल भी इसमें शक नहीं है कि एज आई विल वॉच द एम, कि मैं क्या करूँगा कि उस तीर को, दूसरे तीर को भी ध्यान से देखूंगा, और टू फाइंड बोथ, और मुझे हो सकता है कि वो दोनों तीर मिल जाएं। और अगर ऐसा ना भी हुआ ना, ब्रिंग योर लेटर हैजर्ड बैक अगेन, तो वो जो तुम अब मुझे पैसे दोगे ना, यानी एक तो तुमने मुझे पहले पैसे दिए जो मैंने गवा दिए, और लेटर का मतलब है कि जो अब तुम मुझे पैसे दोगे वो पहले वाले पैसे रिकवर करने के लिए हैजर्ड का मतलब है खतरा, यानी ये जो तुम दाव पर लगा रहे हो ना पैसे दूसरी बार, ये तो कम से कम मैं तुम्हें वापस कर ही दूंगा। एंड थैंकफुली रेस्ट डेटर फॉर द फर्स्ट, और कम से कम मैं तुम्हें ये दूसरे पैसे जो तुम मुझे अब दोगे पहले वाले पैसे रिकवर करने के लिए, जो कि अगर रिकवर ना हुए तो कम से कम मैं तुम्हें ये दूसरे वाले पैसे तो वापस कर ही दूंगा, और इस तरह से तुम्हारा ना सिर्फ पहले वाले पैसों के लिए कर्जदार रहूंगा, ना कि ये वाले पैसे भी मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो एंटोनियो आगे से कहता है यू नो मी वेल, यानी बेसानियो तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, एंड हियर इन, और यहाँ पर ना स्पेंड बट टाइम, स्पेंड बट का मतलब है कि तुम सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, तो विंड अबाउट का मतलब होता है कि इधर उधर की बातें करके, माई लव, यानी मेरा जो तुम्हारे लिए लव है उसको जज कर रहे हो, यानी सीधा सीधा तुम मुझसे पैसे मांग सकते हो, लेकिन तुम घुमा फिरा कर मेरे प्यार को जज कर रहे हो विद सर्कमस्टांस का मतलब भी होता है इधर उधर की बातें करना। सर्कमस्टांस जो वर्ड है इसका मतलब भी होता है बीट अबाउट द बुश,
यानी सीधी सीधी बात नहीं करना बल्कि घुमा फिरा के बात करना। एंड आउट ऑफ डाउट यू डू मी नाउ मोर रॉन्ग। अच्छा, कहता है कि बिना किसी मतलब डाउट के ना मैं ये कह सकता हूँ कि तुमने मेरे साथ ज़्यादा गलत किया है। कैसे? इन मेकिंग क्वेश्चन ऑफ माई अटरमोस्ट, कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं ना उनके ऊपर सवाल करके। मेकिंग क्वेश्चन का मतलब है कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं ना वो मैं तुम्हें दूंगा या नहीं दूंगा, इस बात के ऊपर सवाल करके ना तुमने मुझे और भी ज़्यादा गलत किया है या दुख पहुंचाया है, बजाय इसके कि दैन इफ़ यू हैड मेड वेस्ट ऑफ ऑल आई हैव। यानी अगर मेरे पास जितने भी पैसे हैं और वो तुम सारे गवा देते ना, मतलब वो तुम सारे पैसे उड़ा देते फजूल खर्ची करके, जितने मेरे पास पैसे हैं, तो मुझे तब इतना बुरा नहीं लगना था जितना मुझे अब बुरा लग रहा है कि तुम मेरे प्यार के ऊपर, मेरे पैसों के ऊपर शक कर रहे हो कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा या नहीं दूंगा। अच्छा, देन डू बट से टू मी व्हाट आई शुड डू, यानी बस तुम मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। दैट इन योर नॉलेज, जो कि तुम्हारे नॉलेज के अकॉर्डिंग मे बाय मी, मेरे थ्रू बी डन, हो जाए। यानी मुझे बस वो बताओ कि मेरे थ्रू, यानी मैं तुम्हारे कैसे काम आ सकता हूँ, बस मुझे वो बताओ, मैं करूँगा। एंड आई एम प्रेस्ड अनटू इट। रेस्ट का मतलब होता है रेडी, यानी मैं तैयार हूँ वो करने के लिए। देयरफॉर, इसलिए स्पीक, मुझे बताओ। मैं बेसानियो, तो बेसानियो कैसे कहता है? इन बेलमोंट इज अ लेडी रिचली लेफ्ट, यानी बेलमोंट के अंदर ना एक लेडी है रिचली लेफ्ट। रिचली का मतलब है बहुत ज़्यादा अमीर है, लेफ्ट का मतलब है कि उसका बाप जो है ना वो अभी अभी बहुत सारे पैसे छोड़ के मरा है और वो उन पैसों की अकेली वारिस है और वो बेलमोंट में रहती है। एंड शी इज़ फेयर, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड फेयरर देन दैट वर्ड, और ये जो खूबसूरत वर्ड है ना ये भी उसको, उसकी खूबसूरती को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। ऑफ वंडरस विर्च्यूज, और वंडर्स का मतलब है रिमार्केबल, विर्च्यूज यानी क्वालिटीज़, और उसके अंदर मतलब और भी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। यही नहीं कि सिर्फ वो खूबसूरत है बल्कि और भी ज़्यादा उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं। समटाइम्स फ्रॉम हर आइज, यानी कभी कभार उसने क्या किया है कि अपनी आंखों से ना आई डिड रिसीव, यानी मैंने रिसीव किए हैं फेयर स्पीचलेस मैसेजेस। फेयर का मतलब है लव वाले, स्पीचलेस यानी जिनमें बोला नहीं जाता, मैसेजेस यानी मैसेजेस, खत। तो कहता है कई बार क्या हुआ कि उसने ना आंखों से ना मुझे प्यार वाले मैसेज जो है ना मतलब इशारे किए हैं, जिनसे मुझे ऐसा लगा कि वो शी इज़ इन लव विद मी। और हर नेम इज़ पोर्शिया, और उसका नाम है पोर्शिया। नथिंग अंडर वैल्यूड टू कैटोज डॉटर ब्रूटस पोर्शिया। तो कहता है कि जिस तरह से हिस्ट्री के अंदर जूलियस सीजर जो था ना उसको मारने के अंदर एक हाथ था ब्रूटस का, उसका जो दोस्त था। तो वो जो ब्रूटस था ना उसकी जो आगे वाइफ थी उसका नाम था पोर्शिया, और वो जो पोर्शिया थी उसका जो फादर था उसका नाम था कैटो, द यंगर कैटो। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जिस तरह से कैटो की जो डॉटर थी और ब्रूटस की जो वाइफ थी पोर्शिया, उस पोर्शिया से ये बिल्कुल भी कम नहीं है। अंडर वैल्यूड यानी ये बिल्कुल उस पोर्शिया की तरह है या उससे ज़्यादा ही है, उससे कम नहीं है, यानी खूबसूरती में और क्वालिटीज़ में। अच्छा, फिर कहता है नोर इज़ द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ। अच्छा, और पूरी दुनिया जो है वो उसकी खूबसूरती से बिल्कुल भी नावाकिफ, इग्नोरेंट नहीं है। फॉर द फोर विंड्स ब्लो इन फ्रॉम एवरी कोस्ट रिनाउंड सूटर्स। अच्छा, फोर विंड्स यानी चारों दुनिया के चारों कोनों से ना, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इन चारों कोनों से ना जो रिनाउंड यानी जो बहुत मशहूर शूटर्स हैं वो उसका हाथ जीतने के लिए, उसको जीतने के लिए आए हैं। एंड हर सनी लॉक्स, और उसकी जो गोल्डन लॉक्स हैं, लॉक्स यानी लटें जो हैं, जो बाल हैं, हैंग ऑन हर टेम्पल्स। टेम्पल्स कहते हैं कि सर के साइड वाला जो एरिया होता है उसको कहते हैं टेम्पल्स। लाइक अ गोल्डन फ्लीस। गोल्डन फ्लीस अगर आपने ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ी है तो उसके अंदर जेसन जो था जो कि गोल्डन फ्लीस लेने के लिए गया था। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है जिसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो बनाऊँ, तो उसका यहाँ पे रेफरेंस जो है वो यूज़ किया जा रहा है। यानी पोर्शिया की जो गोल्डन बाल है ना वो उसके सर के साइड पर ना गोल्डन फ्लीस की तरह लटक रहे हैं। विच मेक्स हर सीट ऑफ बेलमोंट कोल्चोस स्ट्रॉन्ड। स्ट्रॉन्ड का मतलब स्ट्रैंड यानी इलाका। कोल्चोस यानी कोल्चोस एक जगह का नाम है जहाँ पर वो गोल्डन फ्लीस मौजूद थी जिसको लेने के लिए जेसन गया था। ये ब्लैक सी के अंदर ना एक जगह है, तो उसका यहाँ पे नाम है। ग्रीक विच के अंदर भी ये नाम है कोल्चोस, जहाँ का किंग जो था उसको गिफ्ट में मिली थी गोल्डन फ्लीस, और उसने एक दरख्त के ऊपर लटकाई थी जिसको लेने के लिए जेसन गया था। और उसको मदद की थी जेसन की, किसने मदद की थी? उस किंग की जो बेटी थी मेडिया, जिसके ऊपर एक पूरा प्ले भी है। सोफोक्लीज ने, आई थिंक सोफोक्लीज ने या यूरिपिडीज ने या स्काइपस ने, इन तीनों में से किसी एक ने प्ले भी लिखा है मीडिया। तो वो प्ले भी इसके ऊपर लिखा गया है स्टोरी के ऊपर, मीडिया जिसने मदद की थी जेसन की उस गोल्डन फ्लीस को हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि उसके जो बाल है ना, लटे जो हैं, जो कि गोल्डन फ्लीस की तरह उसके टेम्पल्स के साथ लटक रही हैं, उन्होंने क्या किया है
कि बेलमोंट जो जगह है ना उसको बिल्कुल कोलचोस जो जगह थी जहाँ पर गोल्डन फ्लीस थी उसकी तरह एक जगह बना दिया है, क्योंकि कोलचोस जो थी वहाँ पर जेसन जो था गोल्डन फ्लीस लेने के लिए आया था, और अब बेलमोंट जो है वहाँ पर जो सूटर्स हैं वो उस पोर्शिया को लेने के लिए आए हैं जिसके जो गोल्डन बाल हैं वो गोल्डन फ्लीस की तरह है। एंड मैनी जेसन्स कम इन क्वेस्ट ऑफ हर, और बहुत सारे सूटर्स जो हैं यहाँ पे जेसन कंपनी है जो उसको विन करने के लिए आए हैं वो सब वहाँ पर आ रहे हैं। ओ माई एंटोनियो, यानी मेरे प्यारे एंटोनियो, हैड आई बट द मीन्स, काश मेरे पास इतने पैसे होते टू होल्ड अ राइवल प्लेस विद वन ऑफ देम, कि उसको जो जीतने के लिए सूटर्स आ रहे हैं काश मैं उनके मुकाबले में खड़ा हो सकता, यानी मैं भी पोर्शिया को जीतने के लिए उन सूटर्स के साथ खड़ा होता। आई हैव अ माइंड प्रेसिजेस मी सच थ्रिफ्ट, यानी मेरे दिमाग में ये ख्याल है, प्रेसिजेस का मतलब होता है फॉरवर्डिंग, यानी एक ऐसी चीज़ जो कि आपको पहले ही पता चल जाती है, यानी मेरे दिमाग मुझे कह रहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जाके वहाँ पे पोर्शिया को विन करने की कोशिश करता रहा, सच थ्रिफ्ट, तो मुझे ऐसी कामयाबी की जो है ना मतलब पेशन गोई हो रही है, दैट आई शुड क्वेश्चन लेस बी फॉर्चुनेट, कि मुझे मतलब ऐसा लग रहा है मेरे दिमाग में कि मैंने वहाँ पर जाकर पोर्शिया को बिना किसी मेहनत के मैंने ना वहाँ पर जाकर पोर्शिया को विन कर लेना था उन सब सूटर्स में से। तो एंटोनियो कैसे कहता है, Thou knowest that all my fortunes are at sea, यानी मेरे प्यारे बेसानियो तुम जानते हो कि मेरे जितने भी पैसे हैं, जितने भी मेरे दौलत है वो सारी उन जहाज़ों पर है जो कि सी में समुद्र में गए हुए हैं। Neither have I money nor commodity, ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही पैसों के बदले में कोई ऐसी चीज़, कमोडिटी कहते हैं कि जो जिसको ट्रेड किया जा सके, ऐसी चीज़, टू रेज अ प्रेजेंट सम, ताकि कि मैं तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठे कर सकूँ, देयरफॉर इसलिए गो फोर्थ, तुम ऐसा करो कि जाओ, ट्राई कोशिश करो, व्हाट माई क्रेडिट, यानी मेरी जो रेपुटेशन है, कैन इन विनस टू, यानी मेरा जो एक नाम बना हुआ है, मेरा जो रुतबा है उससे तुम पैसे अगर ले सकते हो तो जाओ कोशिश करो, दैट शैल बी रैक्ड, के उन मतलब मेरी जो रेपुटेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए, इवन टू द अटर मोस्ट, कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले सको, टू फर्निश दी टू बेलमोंट टू फेयर पोर्शिया, ताकि तुम बेलमोंट के अंदर जो प्यारी पोर्शिया है उसके पास जा सको। फर्निश का मतलब है प्रोवाइड, यानी वहाँ पर जाना ताकि तुम जा सको, इसलिए जाओ मेरी रेपुटेशन को यूज़ करो। गो प्रेजेंटली इंक्वायर, यानी जाओ जल्दी जाओ और जाके छानबीन करो या पूछो, एंड सो विल आई, और मैं भी जाके पूछता हूँ लोगों से, वेयर मनी इज़, कि कौन मुझे पैसे देगा, एंड आई नो क्वेश्चन मेक टू हैव इट ऑफ माई ट्रस्ट और फॉर माई सेक, और यानी मैं बिना किसी सवाल के ना वो पैसे जो हैं वो ऑफ माई ट्रस्ट, यानी अपने बिहाफ पे तुम्हें पैसे लेकर दूंगा, फॉर माई सेक, या फिर उनको मैं खुद ही उनसे पैसे लूँगा और तुम्हें पैसे लेकर दे दूंगा। ऑफ माई ट्रस्ट का मतलब है कि अपने बिहाफ पर, फॉर माई सेक का मतलब है कि अपनी ज़रूरत के लिए, यानी पहले तो मैं कह सकता हूँ कि पैसे वो तुम्हें दे और मैं अपनी गारंटी दे दूंगा, अगर उन्होंने फिर ना दिए तो मैं खुद लूँगा पैसे कि मैं तुम्हें वापस करूँगा, और इस तरह से मैं पैसे लेकर तुम्हें मैं लेकर दूंगा। तो एग्जीक्यूट, ये कहकर एंटोनियो और बेसानियो वहाँ से चलेगा और यहाँ पे ये एक्ट 1 का सीन एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच।